नमस्कार, मैं डॉक्टर महक, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स। आज का विषय है कंपैरिजन बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सामान्य अर्थ में वस्तुओं के क्रय विक्रय को व्यापार कहा जाता है। एक देश के व्यापार को दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक देश के विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों के बीच होता है। इसे राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्क्षेत्रीय व्यापार या घरेलू व्यापार कहा जाता है। पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश के बीच होने वाले व्यापार अंतर्क्षेत्रीय व्यापार हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहा जाता है। भारत से अमेरिका को जो सामान भेजा जाएगा उसे भारत के निर्यात कहा जाएगा। इसके विपरीत भारत अमेरिका से जो सामान मंगवाएगा उसे भारत के आयात कहा जाएगा। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार के विभिन्न देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं जिनके उत्पादन के लिए उनके पास विशेष साधन उपलब्ध होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण ही श्रम विभाजन का परिणाम है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स, प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार के सभी साधन उपलब्ध नहीं होते। किसी एक देश में कुछ साधन उपलब्ध होते हैं तथा दूसरे देश में अन्य प्रकार के साधन पाए जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में चाय तथा जापान में लोहा नहीं होता, ये उन्हें आयात करने पड़ते हैं। इसी प्रकार भारत का टीन का आयात करता है क्योंकि यहाँ टीन नहीं पाया जाता। लागतों में अंतर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण कारण विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं की लागतों में पाए जाने वाला अंतर भी है। यह अंतर दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष लागत अंतर तथा तुलनात्मक लागत में अंतर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कई बार एक देश किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हुए भी उसी वस्तु का आयात करता है। जैसे हमारे देश में कपड़ा बहुत मात्रा में बनता है और हम इसका निर्यात भी करते हैं, परंतु कई प्रकार का कपड़ा जैसे जापान की बनी हुई साड़ियां हम आयात भी करते हैं। यह इसलिए किया जाता है ताकि हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग कर सकें। कंपैरिजन बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई समानताएं तथा असमानताएं पाई जाती हैं। इनकी मुख्य समानताएं और असमानताओं का विवरण इस प्रकार है। सिमिलैरिटी बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, स्पेशलाइजेशन, अंतर्क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विशिष्टीकरण है जो श्रम विभाजन का परिणाम है। एक देश में जब एक राज्य किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है तो देश में अन्य राज्य उस वस्तु का उत्पादन न करके उसी राज्य से उस वस्तु को खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात ने कपड़े तथा चीनी में और पंजाब ने होजरी में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है। इस प्रदेश से कपड़ा, चीनी और होजरी अन्य प्रदेशों में जाती हैं। इसी प्रकार विभिन्न देश जब किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो वहां से वह वस्तु अन्य देशों को जाने लगती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश ने पटसन की वस्तुओं तथा अमेरिका ने मशीनी वस्तुओं में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है। इसलिए अमेरिका मशीन तथा बांग्लादेश पटसन की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। कोस्ट, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड दोनों का उद्देश्य कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना है। एक देश में जिस स्थान पर वस्तुओं की उत्पादन लागत कम होती है वहां से वस्तुएं दूसरे स्थान पर जाती हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस देश में वस्तु की उत्पादन लागत कम होती है अन्य देश वहां से उस वस्तु का आयात करते हैं। इस प्रकार आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का ही उद्देश्य कम मूल्य पर अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दोनों प्रकार के व्यापार का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का परस्पर लेन देन या विनिमय करना है। विनिमय का उद्देश्य उन वस्तुओं के बदले में जो किसी स्थान पर अधिक मात्रा में पाई जाती है उन वस्तुओं को प्राप्त करना है जो उस स्थान पर कम मात्रा में होती है या बिल्कुल नहीं होती। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का ही उद्देश्य विनिमय है। प्रॉफिट, अंतर्क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में ही उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना है। आंतरिक व्यापार में एक उत्पादक अपनी वस्तुओं को वहां बेचना चाहता है जहां उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक देश का उत्पादक अपनी वस्तु को उन देशों में निर्यात करेगा जहां पर वस्तुएं अधिक महंगी हों और जिससे उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, अंतर्क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों की ही में ही
दोनों में ही उत्पादक उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता जिन वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं उन्हीं वस्तुओं में आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दोनों का उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। जो वस्तुएं एक स्थान पर नहीं मिलती उन्हें आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा वहां उपलब्ध करवाया जा सकता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं अंतरक्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इसलिए ओहलिन ने भी कहा है, इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड। Dissimilarity between inter-regional and international trade or argument in favor of separate theory of international trade. Immobility of factors of production. परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मत है कि उत्पादन के साधन जैसे श्रम और पूंजी एक देश की सीमाओं में तो गतिशील होते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में सुविधा से आ और जा सकते हैं, परंतु एक देश से दूसरे देश में उत्पादन के साधन साधारणतः गतिहीन होते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार, ऑफ द ऑल सोर्ट्स ऑफ लगेज मैन इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड। डिफरेंट प्रोडक्शन कंडीशन, दो देशों में उत्पादन परिस्थितियों में अंतर होना स्वाभाविक है। प्रत्येक देश में उत्पादन की तकनीक, कर प्रणाली, श्रम संबंधी नियम, सामाजिक रीति रिवाज, उत्पादन की सुविधाएं इत्यादि भिन्न होती हैं। कुछ देशों में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता, करों में छूट, यातायात तथा शक्ति जैसे साधनों का सुचारू प्रबंध करने की सुविधा प्रदान करती है। इसलिए इन देशों में उत्पादन लागतें कम होती हैं। डिफरेंट करेंसीज, संसार के विभिन्न देशों में मुद्रा प्रणाली तथा मौद्रिक नीति अलग अलग होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विभिन्न देशों की मुद्राओं में विनिमय दरें निर्धारित करना और फिर उन दरों को स्थायी रखने की समस्या होती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विदेशी विनिमय में भी कठिनाई उत्पन्न होती है, अर्थात जिस देश में हमें वस्तुएं आयात करनी है उस देश की मुद्रा की भी आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके विपरीत एक देश के सभी राज्यों में एक ही मुद्रा प्रणाली या मौद्रिक नीति होती है। एक देश के अंदर व्यापार करते समय मुद्रा के संबंध में ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच भौगोलिक दूरी के अतिरिक्त बाजार की परिस्थितियों जैसे परंपराओं, रीति रिवाज, रुचि, माप तोल, बिक्री की शर्तों इत्यादि में भिन्नता होती है। इसके विपरीत घरेलू व्यापार में इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। डिफरेंसेस इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस, प्रत्येक देश में प्राकृतिक साधन तथा भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होती हैं। जैसे भारत में अभ्रक, मैग्नीज और लोहे की पर्याप्त भंडार हैं, जैसे कुवैत तथा इराक में तेल के भंडार पाए जाते हैं। इसी प्रकार जलवायु, वर्षा तथा मिट्टी में भिन्नता होने के कारण कृषि उत्पादन तथा उद्योगों में भी भिन्नता पाई जाती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, एक देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर साधारणतः प्रतिबंध नहीं लगाए जाते, परंतु राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न देशों की सरकारें कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुओं के आयात और निर्यात को निरुत्साहित करने के लिए टैरिफ अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं। इसके विपरीत आंतरिक व्यापार में इस प्रकार के प्रतिबंध अथवा कर नहीं लगाए जाते। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत की आवश्यकता होती है। डिफरेंस इन मोबिलिटी ऑफ गुड्स, आंतरिक व्यापार के लिए वस्तुओं को देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए यातायात के साधनों जैसे रेल, सड़क, हवाई मार्ग तथा जल मार्ग का सरलता से प्रयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए हवाई मार्ग तथा जल मार्ग का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु प्रत्येक देश के पास हवाई जहाज और समुद्री जहाजों की उचित व्यवस्था नहीं होती। इसलिए आंतरिक व्यापार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं की गतिशीलता में काफी कठिनाई होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व के विभिन्न देश
कुछ गुटों में बटे हुए हैं। इन गुटों की कुछ परस्पर राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं, परंतु आंतरिक व्यापार पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। जैसे यूरोपियन यूनियन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ता है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कुछ विशिष्ट समस्याएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय तरलता, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक समस्याएं इत्यादि भी अपना प्रभाव डालती हैं। ये समस्याएं आंतरिक व्यापार को प्रभावित नहीं करती हैं। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, वर्तमान काल में राष्ट्रवाद की मनोवैज्ञानिक भावना ने अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक व्यापार में अंतर को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन की इसी भावना का परिचायक है। प्रत्येक देश की सरकार इस प्रकार की आर्थिक नीति अपनाती है जिससे उस देश के उद्योग अधिक विकसित हों और उस देश के नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। इस प्रकार की नीति से यदि दूसरे देशों को हानि भी होती है तब भी सरकार को चिंता नहीं होती, परंतु देश के विभिन्न भागों के बीच में होने वाले व्यापार के संबंध में ऐसी नीतियां नहीं अपनाई जाती। डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज, अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में कराधान, व्यापार, वाणिज्य तथा सामाजिक रीतियों संबंधों में भिन्नता भी पाई जाती है। एक देश में व्यापार, वाणिज्य, कराधान इत्यादि नीतियां एक समान होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक देश से दूसरे देश में जाने वाली वस्तुओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान पर इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड, अंतर्क्षेत्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तों में सामान्यतः स्थिरता रहती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन शर्तों में शीघ्रता से परिवर्तन होते रहते हैं। ये तो थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत के पक्ष में तर्क, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने पृथक सिद्धांत के विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए हैं, जैसे कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों में उत्पादन के साधनों की गतिशीलता में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है। यह सोचना भ्रमपूर्ण है कि देशों में श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता अपूर्ण होती है और एक देश में ये साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। हरियाणा से केरल में जाना अधिक कठिन है, जबकि स्विट्जरलैंड से जर्मन या यूएसए से कनाडा में जाना अधिक सरल है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि एक देश में श्रम तथा पूंजी गतिशील होते हैं परंतु विभिन्न देशों में गतिहीन होते हैं। डिफरेंट करेंसीज, जहां तक मुद्रा प्रणालियों की विभिन्नता का प्रश्न है, आईएमएफ की स्थापना के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं रही है। आईएमएफ द्वारा विभिन्न देशों में की मुद्राओं के विनिमय और सुविधाएं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान सुविधाओं का प्रदान किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए यह विभिन्नता पृथक सिद्धांत का आधार नहीं बन सकती है। प्रोडक्शन कंडीशन, उत्पादन परिस्थितियों में पाए जाने वाले अंतर भी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता का कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं है। एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में ही उत्पादन की आधारभूत सुविधाओं में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब में उत्पादन सुविधाओं के अधिक मिलने के कारण से लोगों की उत्पादन क्षमता, प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्पादन परिस्थितियों में भिन्नता दो देशों में ही नहीं बल्कि एक देश के दो क्षेत्रों में भी हो सकती है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, विश्व के बड़े देशों जैसे भारत, चीन, रूस इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक परिस्थितियों से भिन्नता होना एक सामान्य बात है। उदाहरण के लिए भारत में बिहार और बंगाल में कोयले की खानें हैं, मध्य प्रदेश में अभ्रक मिलता है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में खनिज पदार्थ नहीं मिलते, परंतु यहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। इसी प्रकार राजस्थान की जलवायु में सूखापन है, जबकि असम की जलवायु में नमी है। इसलिए इस प्रकार की भिन्नता दो देशों में नहीं बल्कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, विभिन्न देशों में आयात तथा निर्यात के प्रतिबंध कम होते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के रूप में साझे बाजार की स्थापना इसका उदाहरण है। इन देशों में व्यापार प्रतिबंध धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं। इसके विपरीत एक ही देश में विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रों में अनाज, चीनी, सीमेंट इत्यादि लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसलिए यह तर्क भी पृथक सिद्धांत के लिए आधार नहीं है।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तथा आंतरिक व्यापार में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु विभिन्न देशों की सरकारों की विभिन्न नीतियां, मुद्रा प्रणाली के अंतर तथा स्वदेशी की मनोवैज्ञानिक भावना के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धांत की आवश्यकता भी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, UNCTAD, GATT, जिसे अब WTO में बदल दिया गया है। इन संगठनों का आंतरिक व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाउ, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज और मेरिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मार्शल के अनुसार विदेशी व्यापार से दोहरा लाभ मिलता है। देश में उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जा सकता है और साथ ही विदेशों से वस्तुएं उपलब्ध कर के देश के लोगों की आवश्यकताओं भी संतुष्ट की जा सकती हैं। चीपर गुड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण सभी देशों को सस्ती वस्तुएं उपभोग करने को मिल जाती हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके बनाने में तुलनात्मक लागत कम आती है। वैरायटी ऑफ गुड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता से उपभोक्ताओं को भिन्न भिन्न देशों में बनी हुई विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपभोग करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से सभी देशों के उपभोग में वृद्धि होती है और जीवन का स्तर ऊंचा उठता है। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रत्येक देश को अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचने का अवसर मिलता है। कुछ देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन अतिरिक्त वस्तुओं को अन्य देशों में बेचकर कीमतों में होने वाली कमी को रोका जा सकता है। इसके फलस्वरूप वस्तुओं के निर्यात करने से देशों को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा वह देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप विभिन्न देशों में वस्तुओं के उत्पादन में प्रतियोगिता होती है। प्रत्येक देश का यह प्रयत्न रहता है कि बढ़िया तथा कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन कर सके। वाइडर मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण बाजार का विस्तार हो जाता है। प्रत्येक देश अधिक से अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने में प्रयत्न करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की आंतरिक व बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं और उद्योग में बढ़ते प्रतिफल या नियम लागू होते हैं। इसलिए उत्पादन की लागत कम हो जाती है। एंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। जब विभिन्न देशों में वस्तुओं का परस्पर आयात या निर्यात होता है तो उत्पादन के अधिक अवसर प्राप्त होने के कारण नए उद्यमी बाजार में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार एकाधिकारी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। विश्व के कुछ देश तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से उन्नत होते हैं, परंतु उनमें कच्चे माल की कमी होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ये देश विदेशों से कच्चा माल मंगवाकर औद्योगिक दृष्टि से उन्नत होते हैं। उदाहरण के लिए जापान में कच्चे लोहे की कमी है। जापान ने दूसरे देशों से कच्चा लोहा मंगवाकर ही औद्योगिक उन्नति के शिखर को प्राप्त कर लिया है। स्पेशलाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देश केवल उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करते हैं जिनमें उत्पादन परिस्थितियां अनुकूलतम होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्तम व सस्ती बनती हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अविकसित देश विकसित देशों से मशीनरी, तकनीकी ज्ञान तथा अन्य सहायक उपकरणों का आयात करके देश में उपलब्ध कच्चे माल का लाभ उठाते हुए उत्पादन में वृद्धि करते हैं, निर्यातों को बढ़ाते हैं और इस प्रकार आर्थिक विकास के लिए की स्थिति को प्राप्त करते हैं। डॉक्टर रॉबर्टसन के अनुसार इंटरनेशनल ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उद्यमियों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है। वस्तुओं का बढ़िया तथा कम लागत पर उत्पादन करने के लिए उत्पादन के नए नए तरीकों का आविष्कार होने लगता है।
इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि होती है। निर्यात उद्योगों में अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। एक तो अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और दूसरे निर्यात में वृद्धि होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण आय तथा विदेशी व्यापार गुणक इनकम एंड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कार्य करते हैं और राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है। इंटरनेशनल कॉपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग की भावना का जन्म होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विश्व के देशों में मित्रता बढ़ती है और विश्व शांति की संभावना अधिक बढ़ जाती है। एडवांटेज टू डिफरेंट क्लासेस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसी एक विशेष वर्ग को नहीं बल्कि सभी प्रकार के वर्गों जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, श्रमिकों इत्यादि को लाभ मिलता है। जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सब क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, बैंकिंग प्रणाली, व्यापार इत्यादि का विकास होता है। इसलिए इन सब क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होती है। डिसएडवांटेज और डीमेरिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक मुख्य दोष यह है कि एक अविकसित देश कच्चे माल का निर्यात करके अपने प्राकृतिक साधनों को समाप्त कर लेता है। इससे अविकसित देश को दोहरी हानि होती है। एक तो सस्ते दामों पर कच्चा माल निर्यात करना और दूसरा महंगे दामों पर निर्मित माल का आयात करना पड़ता है। पॉलिटिकल स्लेवरी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के कारण अविकसित देश केवल वस्तुओं का आयात ही नहीं करते बल्कि धनी देशों से ऋण भी लेते हैं। धीरे धीरे यह धनी देश अविकसित देशों की राजनीति तथा प्रशासन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं और अंत में उन पर राज्य करने लगते हैं। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और स्वामी बन बैठे। अंग्रेजी में कहावत है, फ्लैग फॉलोज द ट्रेड, अर्थात व्यापार के साथ साथ झंडा चलता है। फॉरेन कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विभिन्न देशों में प्रतियोगिता बढ़ती है। कई क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को भीषण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है तथा वहां उद्योग पनप नहीं पाते। भारत में कुटीर उद्योगों के पतन का यही मुख्य कारण है। डंपिंग। विकसित देश निर्धन देशों की विदेशी मंडियों का अधिकार करने के लिए निर्धन देशों में लागत से भी कम कीमत पर वस्तुओं का निर्यात करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को डंपिंग कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अविकसित देशों में उद्योग नहीं पनप पाते तथा वे देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ तथा हानियों के वर्णन का सैद्धांतिक महत्व हो सकता है, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से संसार का प्रत्येक देश अपने विदेशी व्यापार के विकास के लिए प्रयत्नशील है। हमारी प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाएं भी विदेशी व्यापार को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है।